नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मोदी जी की खामोशी, रहस्यमय खामोशी देश पर आज भारी पड़ गई। इस खामोशी का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप धीरे धीरे दिन ब दिन मोदी सरकार पर चढ़ते गए, छाती पर चढ़ते गए, और आज उन्होंने भारत पर रिकॉर्ड 50% टैरिफ टैक्स लगा दिया। अब इसी ट्रंप ने जब 25% टैरिफ लगाया था तो मोदी जी खामोश रहे। उसके बाद पेनल्टी लगा दी कि हम रूस से तेल लेते हैं, तो भी मोदी जी खामोश रहे। उसके बाद आज फिर 25% टैरिफ लगा दिया, फिर भी मोदी खामोश है। 50% टैरिफ इस देश पर लग चुका है। मोदी जी के होठ सिले हुए हैं, खामोश हैं, साइलेंट। उधर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज एक बयान जारी किया और बयान में कहा कि ट्रंप टैक्स बढ़ाते चले गए, टैरिफ बढ़ाते चले गए, लेकिन मोदी जी चुप रहे। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी की जो खामोशी है उसके पीछे 2 ए हैं, डबल ए। जी हाँ, डबल ए। आगे समझिएगा कि डबल ए कौन है। डबल ए 2 मित्र हैं मोदी जी के, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और इन मित्रों को बचाने के चक्कर में मोदी जी के होठ सिले रहे, हाथ बंधे रहे, और मोदी जी सरेंडर करते रहे, और कहीं ना कहीं डबल ए के चक्कर में मोदी ने देश को फंसा दिया, राहुल गांधी का कहना है। अब सच्चाई यह है कि मोदी जी पहले से ही कई मुसीबतों में घिरे हुए हैं। संसद कई दिनों से ठप चल रही है। उधर राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है, अचानक इस्तीफा, उसकी तोहमत भी मोदी पे ही लगी है। बिहार में जो वोटर लिस्ट का खेल हो रहा है उस पर पूरे देश में, चाहे जो भी पार्टी हो, सब की सब मोदी जी से नाराज है। 7 तारीख को राहुल गांधी के घर पर विपक्ष पहली बार मिलने जा रहा, रणनीति तय करने जा रहा है। 8 तारीख को राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और इस बीच मिस्टर ट्रंप का ये जो पैतरा, ये जो तीर है, कहीं ना कहीं मोदी पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। प्रधान सेवक और भी ज्यादा प्रेशर में, और सवाल इस बात का है कि अगर इस चक्रव्यूह से मोदी बाहर नहीं निकलते तो ये सच्चाई है कि उनकी कुर्सी आने वाले समय में और कमजोर होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर तो आऊँगा, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी मुसीबतें मोदी को घेर रही हैं, कहीं ना कहीं मोदी खुद उसके जिम्मेदार है। जैसे उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा होता है, उपराष्ट्रपति मोदी के मुखालिफ हो जाते हैं। सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति को लाया कौन था? मोदी ने ही चुना था, मोदी के ही आदमी थे जो उनके मुखालिफ हो गए। अगर आप बिहार का अगर मसला देखें, वोटर लिस्ट का, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पर काम कर रहा है? सारा खेल किसका है? गुजरात लॉबी का है। मोदी ही जिम्मेदार है उस समस्या के लिए भी। और अगर आप ट्रंप की बात करें, ट्रंप की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रंप की सरकार कौन लाने जा रहा था? कौन देश का नेता था जो कह रहा था अब की बार ट्रंप सरकार? अब की बार ट्रंप सरकार। तो कहां तो मोदी जी ट्रंप को गले लगा रहे थे, दोस्त बता रहे थे, सरकार बना रहे थे, लाल कालीन बिछा रहे थे, लेकिन बाद में जो पिछली बार चुनाव हुआ, पिछले बरस, मोदी जी को लगा, उनकी टीम को लगा कि ट्रंप के चांसेस कम हैं, कमला हैरिस के चांसेस ज़्यादा हैं, और मोदी कमला हैरिस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखे, और इस पर ट्रंप नाराज़ हो गए। और ऐसी नाराज़गी ट्रंप की थी दिल के अंदर कि मोदी से बातचीत बंद हो गई। यहाँ तक कि मोदी को उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी में बुलाया तक नहीं, न्योता तक नहीं दिया, और यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई मोदी और ट्रंप। सवाल इस बात का है कि भारत जिस दौर से गुजर रहा है, या मोदी जिस तरह से खामोश हैं ट्रंप को लेकर, इसका जिम्मेदार कौन है? मिस्टर मोदी ही हैं। दोस्तों, काफ़ी परतें आज मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन वो जो डबल ए की बात हो रही थी, मुझे लगा कि डबल ए पर भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं। डबल ए जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, दरअसल ये डबल ए मोदी जी के दोस्त हैं, और बहुत ऑब्वियस है, एक अडानी है और दूसरे अंबानी हैं। अडानी इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किलों में फंसे दिख रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब पहले एक सोलर एनर्जी के मामले में जांच करवा रहे थे। वो जांच पहले से ही चल रही थी, और एक जांच और शुरू हो गई। अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिजनेस अखबार है, सबसे बड़ा बिजनेस अखबार दुनिया का आप कह सकते हैं। इस अखबार ने लिखा कि ईरान से जो तेल आ रहा था या एलपीजी गैस आ रही थी, वो अडानी के मुंद्रा पोर्ट में उतर रही थी, और इस पूरे मामले की एक फाइल फिर से अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने खोल दी है। यानी एक तरह का नया झटका अमेरिका ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अडानी को दिया है या मोदी को दिया है, और शायद इसी वजह से अडानी साहब ने अडानी पोर्ट से, चेयरमैनशिप से
इस्तीफा दे दिया। अब मोदी जी के दूसरे मित्र की बात कर लेते हैं, जिनके चिड़ियाघर में, जू में मोदी जी अक्सर दिखाई देते हैं। अंबानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अंबानी साहब को लेकर अमेरिकन मीडिया ने लिखा कि रशिया से, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, तो रूस से सस्ता तेल मिस्टर अंबानी ले रहे थे। ये अमेरिकन मीडिया का कहना, मेरा नहीं कहना है। और ये तेल सस्ते में खरीदा जा रहा था और फिर इसको रिफाइन करके महंगे दाम पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ट्रंप ने भी इशारा किया है कि कुछ भारत की कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और महंगे में बेचा, बाहर भेजा। यानी मुल्क को कुछ नहीं मिला, हमें आपको कुछ नहीं मिला, हमें आपको सस्ता तेल नहीं मिला। वो सस्ता तेल खरीदा गया, रिफाइन किया गया, बाहर भेजा गया। ये अमेरिकन मीडिया का कहना, आरोप है उनका। और ट्रंप भी ये मानते हैं बिना अंबानी का नाम लिए हुए। और इसलिए ट्रंप ने कहा कि पेनल्टी हम लगाएंगे, और वो पेनल्टी आज उन्होंने लगा दी। अब जहाँ तक ट्रंप का ये जुल्म है, 50% टैक्स एक ऐसे मुल्क पर जहाँ पर आधे से ज़्यादा आबादी कहीं ना कहीं सरकारी खाने पर जीवित है, वहाँ पर एक तरह का ये जुल्म ही कहा जाएगा। भले उसके जिम्मेदार मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, लेकिन जांच हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और गौर करिएगा कि ट्रंप जब उनकी ओथ सेरेमनी थी, या ट्रंप जब मध्य एशिया में गए और बहुत से वो शेखों से मिले, उस वक्त भी अंबानी उनका पीछा कर रहे थे। यानी अंबानी को इस बात का एहसास था कि ये जो रूस से सस्ते तेल का मामला है कहीं ना कहीं खुलेगा। लेकिन अदावत इतनी ज़्यादा थी मिस्टर मोदी में और मिस्टर ट्रंप ने कि ट्रंप ने ना भारत को बख्शा, हमें आपको बख्शा, ना मोदी को बख्शा, ना अडानी को बख्शा, ना फिर मिस्टर अंबानी को बख्शा। बहरहाल जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो टैरिफ है भारत के ऊपर, पहले 25% हुआ, फिर पेनल्टी लगी, फिर और 25% हो गया, फिर रिकॉर्ड 50% हो गया। लेकिन मोदी जी अब तक कुछ नहीं बोल रहे। मोदी जी के जो दूत हैं, कोई पुतिन से मिलने जा रहा है, जैसे अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पुतिन से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ लोग चीन गए थे, अब मोदी जी भी चीन जा रहे हैं। हो सकता है मोदी जी अमेरिका को छोड़कर रूस और चीन की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सारा गड़बड़ घोटाला हुआ, ये जो सारा टैरिफ को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने कहा था अब की बार सरकार? अब की बार ट्रंप सरकार। अब दोस्तों, चाहे मामला ट्रंप का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, या मामला बिहार की वोटर लिस्ट का हो, या उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का हो, या चाइना से टसल का हो, या भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का हो, या फिर राहुल गांधी के खुलासे का हो, या विपक्ष जो यूनाइट हो रहा उसका हो, असली जो सवाल है वो ये है, क्या मोदी बेहद दबाव में है, प्रधान सेवक बेहद दबाव में है? और अगर दबाव में है, जो बढ़ता चला जा रहा है, आगे राजनीति में क्या होने जा रहा है? क्या नायडू अपना मिजाज बदलेंगे, जो नाराज़ चल रहे हैं मिस्टर मोदी से? और अगर नवंबर में बिहार में एनडीए के हाथ से सत्ता निकल जाती है, तो फिर जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा? और जो विपक्ष बहुत एग्रेसिव, आक्रामक होता चला जा रहा है, और अगर राहुल गांधी के खुलासे में दम है, पुख्ता है, जो 8 अगस्त को खुलासा करने जा रहे हैं मोदी जी की बेईमानी को लेकर जो कह रहे हैं, क्या वाकई मोदी और शाह यानी जो गुजरात लॉबी है इन 11 साल में सबसे कमज़ोर ज़मीन पर खड़ी है? और क्या सियासत में कुछ बड़ा भी हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ये। ट्रंप के टैरिफ से भी बड़ा सवाल है। और इसलिए आज मैंने श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया है, उनसे बातचीत हुई है। उनको गौर से सुनिएगा, उनके एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, और तस्वीर धीरे धीरे खुलती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। गर्ग साहब, जो मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह का आज राहुल गांधी का बयान है, और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर अडानी अंबानी की तरफ इशारा किया, डबल है। वो कह रहे हैं कि अंबानी रशिया से तेल लेने के चक्कर में, सस्ता तेल लेने के चक्कर में फंसते हुए दिख रहे हैं, और ये सारी फाइल ट्रंप के पास है। और दूसरी तरफ अडानी साहब पर एक और जांच खुल गई है। पहली जांच सोलर एनर्जी नहीं, एक नई जांच, और ये तो और ज्यादा खतरनाक है कि साहब ईरान से एलपीजी आई थी और मुंद्रा पोर्ट में उतरी थी, जो अडानी का पोर्ट है उसमें फंस गए। उसके बाद अडानी ने इस्तीफा भी दे दिया। क्या आपको लगता है ये जो 2 तरह के चार्जेस मोदी पे लग रहे हैं, जो पहले से तमाम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, ट्रंप भारी पड़ते जा रहे हैं, ट्रंप के आरोप मोदी को कटघरे में खड़ा करते जा रहे हैं, और उस कटघरे में उनके वो 2 दोस्त भी खड़े होते हुए दिख रहे हैं?
क्या भारी मुसीबत में आपको मोदी जी दिखते हैं फंसे हुए? मुझे लगता है कि पहली बार मोदी जी इतनी जबरदस्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं संसद ठप पड़ी है, उसी टाइम ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है, उसी टाइम राहुल ने प्रेशर बढ़ा दिया है। राहुल गांधी का ये ट्वीट नया नहीं है। 4 दिन पहले जब उन्होंने, ट्रंप ने जो कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और रूस की भी डेड है और दोनों डेड इकोनॉमी साथ मिलके डूबना चाहती हैं तो डूबे। राहुल से पूछा कि डेड इकोनॉमी है ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल डेड इकोनॉमी है, इसका बेसिक रीजन मोदी और अडानी है। उन्होंने ये कहा था जी 4 दिन पहले। आज जो वो कह रहे हैं उसमें डबल ए कर दिया उन्होंने, अंबानी भी आ गए। अंबानी को भी जोड़ दिया। आप अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सेकंड वाली उसको देखें, जब वो कल्मिनेशन हुआ था उसका बॉम्बे में, और जो सभा हुई थी वो आखिरी सभा जो हुई थी जिसमें तमाम जी विपक्ष के नेता इंडिया ब्लॉक के मंच पर उपस्थित थे, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी करके बॉम्बे में आरोप लगाया था कि ये जो सरकार है ये मोदी मुखौटा है, असली सरकार ये चला रहा है। देखिए इसमें पूरा मामला ये है, ट्रंप को छोड़ दीजिए आप, अभी ट्रंप का दबाव एक अलग चीज है, राहुल का दबाव एक अलग चीज है। राहुल ट्रंप के दबाव को एक्सप्लॉइट करने का सबसे अच्छा मौका है कि प्रेशर में लाएं। अदानी का जो इस्तीफा है अडानी पोर्ट स्पेशल जी इकोनॉमिक जोन से, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। सारा ऑयल, सारी एनर्जी यहीं टर्मिनेट होती है। दुनिया, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो है, पोर्ट पोर्ट है। जी पोर्ट है और दुनिया के बड़े पोर्ट्स में इसका शुमार है। बहुत बड़ा पोर्ट है। मैंने जब इनॉग्रेट हुआ था तब मैं गया था इसको देखने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी घटना चल रही है और इस घटना का राहुल को, अगर आपको याद हो, आपके दर्शकों को याद हो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल ने जो प्रेशर बनाया था, पूरी की पूरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बेसिक जो फोकस था वो अडानी की कंपनियां, जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो पैसा डाइवर्ट हो रहा है उसको लेकर थी। इनको जेपीसी की मांग थी, उस पर संसद में बहस नहीं होने दी गई, जेपीसी की मांग नहीं हुई और एक मुकदमा ऐसा लगाया गया राहुल गांधी के ऊपर गुजरात में, जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया लोकसभा से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाली। ये जो मौका है, राहुल गांधी इसको छोड़ने नहीं वाले हैं, ना अडानी को छोड़ेंगे ना मोदी को छोड़ेंगे। ये विपक्ष की जो 7 तारीख को बैठक है बहुत सिग्निफिकेंट है। 7 तारीख को, जी 7 तारीख को, उसमें केवल ये देखना है कि शरद पवार की पार्टी या शरद पवार आते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक जो मुद्दा उठेगा वो अडानी का उठेगा और अभी तक हमको खबर नहीं है कि शरद पवार आने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि वो अभी तक सबसे ज्यादा बचाव करते रहे हैं अडानी का, पब्लिकली करते रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ये, और ट्रंप भी अब छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप जो है वो काफी, जिसको कहते हैं ना, खुन्नस वाले आदमी, वेंजियंस वाले आदमी, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा कैलिफोर्निया में का गवर्नर उनके खिलाफ हो गया तो पूरी की पूरी कैलिफोर्निया को उन्होंने तबाह कर रखा है माइग्रेंट्स के मामले में। तो वो इस चीज को बहुत संजीदगी से लेने वाले हैं या ले सकते हैं। और ये जो नई जांच शुरू की है, ये अमेरिका में ईरान का जो ऑयल, ईरान से जो तेल आया था, जी, तो इनका जो इस्तीफा देने का बड़ा कारण भी यही हो सकता है, अडानी का, अडानी पोर्ट से। क्योंकि सारी जो ये जो रशियन ऑयल भी है, ईरान का ऑयल भी है, और एक जो पुरानी चीज जो चलती है कि जितना ड्रग्स वहां से सीज हुआ है मुंद्रा पोर्ट से, वो एक अलग कहानी है। तो इसलिए ये कई घटनाक्रम। आपको लगता है कि अपने करियर में, अगर मैं मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने आज से 23-24 साल पहले, वहां से लेकर आज तक का सफर देखते हैं अगर हम, क्या आपको लगता है अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में है मिस्टर मोदी? मुश्किल दौर में है और आगे कुछ पता नहीं क्या होगा। सबसे मुश्किल दौर में है
और इसका एक जो मैं वो देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि मोदी जी सत्ता को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब किस एक्सट्रीम एंड पर वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो अभी एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी के सदस्यों को जो संबोधन था, वो इस मामले में काफी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये लोग अगर डूब रहे हैं तो हमको क्यों बचाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी निराशा लगता है कि बैठ गई है मोदी जी के और उनके सब उन लोगों के बीच में जो असल में ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं। बहुत बड़ी क्राइसिस में ये सरकार इस समय है, क्योंकि ये चारों तरफ के संकट हैं। ये ट्रंप का संकट, राहुल गांधी का संकट, संसद में विपक्ष का जी। संकट, सारी बिहार में चीजें, वोटर बिहार लिस्ट का का वोटर लिस्ट का मामला, उधर नायडू भी और नाराज हैं। नायडू नाराज, और किरण रिजिजू जी ने स्वीकार नहीं किया है कि इस पर डिबेट हो सकती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में। ये घबरा रहे हैं और डिबेट नहीं करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो ये पार्लियामेंट को खत्म करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे तैसे ये खत्म हो जाए। इधर आपने कहा कि ट्रंप का बहुत प्रेशर है, मोदी जी के जो दो खास सेठ हैं या उनके कह लीजिए सबसे अजीज दोस्त अडानी साहब, अंबानी साहब, उनके ऊपर जो है अमेरिका का लेंस है, अमेरिका का शिकंजा कस रहा है। उधर चीन के बॉर्डर पर भी हम देख रहे हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं संकट वहां पर भी है, ऐसा नहीं है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने एक बड़ा जबरदस्त इस बीच आरोप लगा दिया कि मैं साबित कर दूंगा, मेरे हाथ में अब सबूत आ गए हैं कि मोदी बेईमानी से वो 2024 का इलेक्शन किसी तरह से जीते और सरकार बनाई। वो ये प्रूफ करने जा रहे हैं। हालांकि शिबू सोरेन का जो निधन हुआ उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गया 2 दिन के लिए। क्या आपको लगता है कि अगर राहुल के खुलासे में दम है आने वाले समय में, और मोदी पे जिस तरह के चार्जेस लगे, इस सरकार की जो बची कुची साख है वो भी चली जाएगी? अगर अगर इस तरह का आरोप लगता है कि साहब बेईमानी से 15-16 सीटों में गड़बड़ करके ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या उसके बाद आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की राजनीति क्या होगी, मोदी की राजनीति क्या होगी? 8 तारीख को करेंगे राहुल गांधी, शिबू सोरेन की डेथ के कारण वो 5 तारीख जी को नहीं कर पाए। उनकी पेशी भी थी चाईबासा में एक केस में जिसमें जी उनको जमानत मिल गई है, तो वो 8 तारीख को जो करने वाले हैं, खुलासा उन्होंने कहा करेंगे। है जी कि ओपन एंड शट मामला है। वो पूरा का पूरा उनके पास दस्तावेज है कि कर्नाटक चुनाव से लेकर आज तक किस तरह की धांधलियां हुई हैं। राहुल गांधी जब बात करते हैं उनको पता है क्या बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो और उसके रिपरकशंस जानते हैं। राहुल गांधी अब इतने मेच्योर हो गए हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको पता है कि उनसे उनके प्रमाण मांगे जाएंगे। एक शब्द भी अगर बोलते हैं तो उसके उनके प्रमाण मांगे जाते हैं। ये जो वो एक्सपोजर करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे चुनाव आयोग को हिला के रख देगा। मेरा ये मानना है दीपक जी कि ये इस समय क्योटिक कंडीशन है, पूरी का पूरा क्योस है। और दिक्कत ये है कि मोदी जी के पास कोई भी नहीं है आदमी, अमित शाह जी के अलावा। इसलिए आप देखिए कि मंत्रिमंडल में कौन एक्टिव है, मतलब कौन एक्ट कर सकता है, किसके पास पावर्स हैं या किसकी जनता जी में इमेज है जिसके कहे का जनता मान सकती है, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आप देखिए ना राजनाथ सिंह की क्या भूमिका है, क्या वो एक्ट कर रहे हैं। अगर मोदी पर दबाव बढ़ा, राहुल गांधी के सबूतों में दम रहा, तो अपोजिशन राहुल गांधी का साथ देगी। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी, अखिलेश, स्टालिन, ये सब राहुल गांधी के साथ आ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? आपको अपोजिशन की 100%, यूनिटी दिखती है? 100% आ जाएंगे। ये सब लोग सताए हुए हैं। आप अगर देखें सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं मिला, छोड़ा उन्होंने इतने दिनों जी तक। उनको जेलों में जो याद भुगतना पड़ा उसका मुआवजा कौन देगा। आप अगर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए तो मतलब इसका दोषी कौन है, सत्येंद्र जैन को फंसाया क्यों गया था। ये पूरा का पूरा जिस तरह से एक्सपोज हो रही है सरकार, लोकसभा में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं पंजाब से,
उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर बोला, जी एनडीए सरकार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी आई। आप अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बयान वक्तव्य सुने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर, आप दंग रह जाएंगे कि कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमला बोला। जितने, और अब तो लोकसभा में उन्होंने अपना तृणमूल कांग्रेस ने अपना नेता बदल दिया, अभिषेक बनर्जी को बना दिया है। जी अब जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो आप पाएंगे कि अपोजिशन इस समय, राहुल गांधी ने अब अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय अपोजिशन को मजबूत करने में लगा दिया है। आप ये देखिए कि अपनी पूरी ताकत जो है पर्सनली, जैसे वो फोन अपोजिशन को, करके जी हाँ, विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं वो। विपक्ष को मजबूत करने में लगा दिया है। ये जो पूरा का पूरा अब लड़ाई है, ये अब जो रुकेगी नहीं। ये क्या इसी में एक और सवाल, अगर अपोजिशन एक साथ आ रहा, आप कह रहे हैं कि सबके साथ जो है मोदी जी का व्यवहार बहुत बदसलूकी हुई, सबके साथ अन्याय हुआ, इसलिए हर आदमी सताया हुआ है विपक्ष में, और भले ही कांग्रेस से मतभेद हो लेकिन मोदी के मुद्दे पे सब एक हैं, मोदी की घेराबंदी होगी। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये घेराबंदी होती है, जबरदस्त होती है, तो क्या नायडू भी कुछ पुनर्विचार कर सकते हैं? 100% करेंगे, 100% करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नायडू क्यों नहीं करेंगे? और नीतीश क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए मुझे। ये सब लोगों को जो इस समय साथ हैं, हर एक आदमी विचार करेगा। इवन इन बीजेपी विचार चलेगा, संघ में विचार चल रहा होगा, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि संघ देख रहा है कि किस तरह से सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई जी है। अल्टीमेटली तो इसका प्रभाव संघ पर पड़ेगा ना पूरा। अगर कोई भी चीज केंद्र में बीजेपी की सत्ता के साथ होती है, उसका असर राज्यों की सरकारों पर भी पड़ेगा, और ओवरऑल जो असर पड़ेगा वो संघ क्या पर आपको पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी मुश्किलों से घिर रहे हैं और हर दिन मुश्किलें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, और किसी भी समस्या को वो टैकल नहीं कर पा रहे, ना वो टैकल कर पा रहे हैं, ना अमित शाह टैकल कर पा रहे हैं, और होते होते अगर बिहार हाथ से निकल गया मोदी जी के, और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी वो टूटती है जिस तरह की आशंका है, ऐसी स्थिति में क्या कोई अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है शीतकालीन सत्र तक, विंटर सेशन तक, दिसंबर तक, नवंबर तक? नायडू बाबू साथ में आ सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी की कुर्सी कमजोर और ज्यादा हो जाएगी अगर बिहार हार गए? वो देखिए, मैं कहता नहीं, शीतकालीन सत्र तो बहुत दूर है। अभी अभी बिहार का इलेक्शन की फाइनल मतदाता सूची जाहिर होना है। उसकी डेट्स आती हैं कि नहीं, ये अभी काफी सस्पिशियस है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि अपोजिशन अगर अविश्वास प्रस्ताव दे भी दे तो वो मंजूर नहीं होगा। वो विश्वास ओके उसको एक्सेप्ट करें डिस्कशन के लिए, मैं नहीं मानता कि वो करेंगे। अगर इस पर नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी नहीं स्थगन प्रस्ताव एक भी स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, बातचीत ही नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट में किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर। आप सोचिए कि किस तरह से ये सरकार को चलाना चाहते हैं। इसलिए कोई कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेटिक तरीका। स्पीकर, वाइस, आप देखिए कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, दबाव में किस तरह से देना पड़ा, पूरे के पूरे जी दबाव में। तो अब वाइस प्रेसिडेंट ये अगर अपना चुनते हैं तो वो ऐसा वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे जो पूरी की पूरी राज्यसभा को स्टीम रोल करे, जैसा कि ये करते रहे हैं पहले। बहुत सारी चीजें हैं दीपक जी, देखिए अपने को भविष्य में क्या होगा हम अभी बात नहीं कर सकते। हम तो जैसे डे टू डे बेसिस पे इतनी चीजें बदल रही हैं कि ये रोज आग लग रही है और रोज कुआं खोद के पानी निकालना पड़ रहा है इस सरकार के लिए। ये पहली बार इतना गंभीर संकट देश के सामने भी, मैं सरकार के सामने भी नहीं कह रहा हूं, देश के सामने भी उपस्थित हुआ है कि हजारों की संख्या में अरबपति करोड़पति देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप आंकड़े निकालें जी कि कितने लोग जा रहे हैं देश छोड़ के,
तो आश्चर्य रह जाएगा कि ये बहुत सारी चीजें। एक चीज जो आपने कहा अदानी को लेकर एक जो चीज चल रही थी कि वो चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है बड़ी BYD, और बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है अ, उसके जी, साथ वो बातचीत में थे, टाई अप। टाई अप में थे। अब उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है, उस चीज को। उनका जो जी, वेंचर था। अडानी की तरफ से जो वेंचर है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। इसका ये मतलब है, जो आखिरी बात जब हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए मोदी अडानी को सेक्रीफाइस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ओके। मुद्दा है। हाँ, क्योंकि हमने अतीत में देखा है कि भाई आप अपना काम जानो, मैं आपको कब तक बचाऊंगा। क्योंकि ये जो मामला है, दो मामले जो हैं वहाँ, जो 2024 का मामला है, 25 करोड़ डॉलर के घूस का मामला है, सोलर एनर्जी वाला, 250 अडानी मिलियन डॉलर का। अडानी के खिलाफ जी। जी। गर्ग साहब बड़ी तो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर संकट ज्यादा गहराया अडानी को लेकर तो सेक्रीफाइस यानी कुर्बान भी कर सकते हैं, किनारे भी कर सकते हैं अडानी को। लेकिन एक एक अंतिम सवाल और बहुत स्पष्ट जवाब मैं चाहूंगा। अगर ये संकट बढ़ता गया, चलिए अडानी को भी सेक्रीफाइस कर दिया, अंबानी को भी किनारे कर दिया, क्या आरएसएस आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी मोदी के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और वहां नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है कि भाई मोदी को हटाओ, किसी और को बनाओ, अब बहुत हो चुका, एनफ इज एनफ? मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पर आरएसएस सरकार को कमजोर नहीं करेगा। वो मतलब आरएसएस के लिए वो टाइम अभी नहीं है। आरएसएस अल्टीमेटली अपने किसी भी उसको डिस्टेबलाइज नहीं करता है वीकनेस के टाइम पर। ओके। अभी आरएसएस वेट एंड वॉच करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं है, पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी नहीं है। बड़ी बात श्रवण गर्ग साहब ने आज दो तीन बातें बहुत बड़ी कही। उन्होंने कहा कि मोदी अपने करियर में, जो भी उनका मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का करियर था, उस करियर के सबसे कमजोर पड़ाव पर हैं, सबसे कमजोर जमीन पर खड़े हैं। और दुर्भाग्य मोदी का यह है कि दिन ब दिन समस्याएं बढ़ रही, समस्याएं यानी पानी गले से ऊपर आ रहा है। अडानी और अंबानी तक पर अब चार्जेस लग रहे हैं, और चार्जेस कोई सीबीआई या ईडी नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मुल्क लगा रहा है दस्तावेजों के आधार पर। तो अडानी फंस रहे हैं, अंबानी फंस रहे हैं, मोदी पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी नए खुलासा करने जा रहे हैं 8 अगस्त को। अपोजिशन यूनाइट हो रही है, और बीजेपी के भीतर मोदी को लेकर कोई जो है एंथुजियाज्म नहीं है, जोश नहीं है। एक और बात इन्होंने कही कि नायडू बाबू मौके की तलाश में, नीतीश कमजोर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि एक चीज जो मोदी को थोड़ा बहुत तिनके का सहारा मिल सकता है कि आरएसएस इस मौके पर सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी। अभी वो मोदी को अभेदान दे सकते हैं, क्योंकि अगर मोदी को अभी हिला दिया तो सरकार ही जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस का क्या रोल रहता है? हालांकि एक बात गर्ग साहब ने कही है कि आरएसएस मोदी को अब आगे सत्ता में देखना नहीं चाहती, ये भी बात है। देर सवेर देखते हैं क्या होता है। भविष्यवाणी पर कभी टिप्पणी करते नहीं है, भविष्य पर टिप्पणी नहीं करते हैं गर्ग साहब। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि मोदी के लिए ये एक तरह का, जिसे कहते हैं बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी उल्टी गिनती शुरू होते हुए हम लोगों को दिख रही है। और इसको श्रवण गर्ग भी मानते हैं। आने वाला समय वाकई दोस्तों बहुत नाजुक है, मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए की सरकार के लिए, और कहीं कहीं हिंदुस्तान के लिए भी। गर्ग साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शॉर्ट नोटिस वाला, थैंक यू सो मच सर।